Great, good morning, guys. Here I am, Kanchan Gupta, your mentor. I'm taking a classes of UGC Net Education. पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं एंड द पेपर इज जो है 2004 का ये पेपर है, ठीक है, जो दिसंबर में हुआ था। तो आज वो डिस्कस करते हैं और मैं साथ बने रहिएगा। अब आप यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड गुड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। गुड कमेंट्स आप करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। यस, जीआरएफ माइलस्टोन पे मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत ही चीपेस्ट रेट है, 6 मंथ्स का है यहाँ पे। आई थिंक सो 1461 का आपको पड़ जाएगा ये। ठीक है ना, बहुत ही चीपेस्ट है। 6 मंथ्स में आप इसको अवेल कर सकते हो। 1 मंथ में और चीपेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं देन। Okay, so here we have the first question is who gave the concept of negative education? Negative education, देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत अब के टाइम में, क्योंकि 2004 के हैं तो ये बहुत ही आपको सिंपल लगेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू से कर रखी है, राइट। सो आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सिंपलेस्ट वे में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अब नेगेटिव एजुकेशन की बात की है कि एजुकेशन को नेगेटिव क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आएगा रूसो। रूसो से बात हुई है कि रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था नेगेटिव एजुकेशन का। जीन जैक्वास जो रूसो थे वॉज द जेनेविन बॉर्न पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलोसोफर रहे हैं अपने एरा के, एंड ही वॉज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि विच क्वेश्चन द पर्पस एंड प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स सिटीजन की एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कि एक सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कॉन्ट्रैक्ट है। फिर जो रूसो के अकॉर्डिंग नेगेटिव जो एजुकेशन है विच शेप द फैकल्टीज एंड द ऑर्गन्स विच एग्जिस्ट एट द टूल्स ऑफ नॉलेज before giving the direct experience, before giving the direct experience. Yes. यस, सो नेगेटिव एजुकेशन का नाम दिया है रूसो। इज ऑल्सो अ सपोर्टर की नो बुकेश, बुक नहीं देना है हमें, बच्चों को क्या देना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना है। बच्चों को क्या देना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना है। इट मेक्स द पाथ फॉर मोटिव बाय द एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज ऑफ द सेंसेस। उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस देंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देंगे सेंसेस का यूज करके। ठीक है, तो इसने भी कहा नेगेटिव एजुकेशन की जो आज की एजुकेशन है ना, जिसे लोग पॉजिटिव समझते हैं, बुक पढ़ाना और प्रॉपर जो है करिकुलम चलाना, ठीक है, तो नेगेटिव एजुकेशन डज नॉट इन्वॉल्व द टाइम ऑफ आइडियलनेस। तो बेसिकली जो उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की वो ये कही थी, नेगेटिव एजुकेशन। सो रूसो कहते थे कि जो शेप द फैकल्टीज है यहाँ पे क्या होगा, नो लर्निंग थ्रू बुक्स। उनका मतलब था नो लर्निंग, कोई भी लर्निंग जो है वो बुक्स के साथ में नहीं होगी। उनको हम क्या देंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देंगे। कहाँ से, फ्रॉम द नेचर, नेचर से देंगे। कोई भी स्ट्रिक्ट या कोई भी फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं होगा। कोई भी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन मेथड है, क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो नहीं यूज होंगे। और कोई भी किसी भी तरह की हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये था उनका नेगेटिव एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी, जो है कौन सी ब्रांच है जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात करती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये वाला, कि जहां हम अपने एक्सपीरियंसेस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप ये समझना कि एक्सपीरियंस लेना यानी कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं और उसको बार बार ही रीस्ट्रक्चर करना अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू द जो है आपका
सिचुएशन जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता रहता है, राइट। चेंज होता रहता है, ठीक है। तो किसने वो बात की, प्रेगमेटिज्म में, क्योंकि यहाँ हम किस चीज की बात करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। प्रेगमेटिज्म ने कहा कि भैया रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को, द ओनली वे टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, और ठीक है कि हम अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो विलियम जेम्स जो थे कॉल्ड इट दी प्रेजेंट डिलेमा, ये प्रेजेंट डिलेमा दिया, बट इट नाउ मोर एक्यूरेट टू कॉल इट अ पेरेनियल वन। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। फिर अब आते हैं, जॉन डीवी ने क्या कहा कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो लिविंग होना चाहिए, मतलब आप उसको जियो थ्रू कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इमोशंस, की वो एजुकेशन जो उसको इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करे। तो बेसिकली ये एक प्रेगमेटिज्म से लिया गया कॉन्सेप्ट है, जहां हम री जो है स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइल। एमाइल की जो फर्स्ट ट्रीटी है वो किसने जो है किसमें थी, यानी कि जो एमिली है वो एक निम्न पर प्रथम प्रबंध, यानी कि कब सबसे पहले किस पे बात की है, आइडियलिज्म में, रियलिज्म में, नेचुरलिज्म में, या प्रेगमेटिज्म में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। रूसो ने जो है अपनी बुक में एक एमाइल पर्सन का नाम लिया था इस शो किया उन्होंने कि हाउ अ नेचुरल एजुकेशन, unlike the artificial or formal education of the society, enables Emile to become very social, moral and rational। ये बताना चाहते हैं कि रूसो ने एक एमाइल था जिसको उन्होंने, और मतलब जिसको उन्होंने एक नेचुरल एजुकेशन दिया था, ठीक है। एक और, इन्होंने रूसो ने अपनी बात को ना उसमें कहा है, बुक्स में पार्ट्स के थ्रू बताया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में उन्होंने रिमाइल का नाम लिया, सेकंड पार्ट में आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द नेम। यस, एमाइल, या एमाइल इज द फर्स्ट, इसको या बोला गया, और ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन, जहां वो अपनी गुडनेस से बात करते हैं कि गुडनेस कैसे एक इंसान जो है, मेन थीम था उनका टू शो कि हाउ नेचुरल एजुकेशन, कि कैसे एक नेचुरल एजुकेशन दी जानी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। एक और जो था सोफी, सोफी जो थी, इन्होंने फिर लेके आए थे वुमेन, उसको एक यंग वुमेन से मिलाया, हु बिकेम द वाइफ ऑफ सोफी। सोफी, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बुक में एमाइल और सोफी के बारे में बात की है कि एक को फॉर्मल दिया एजुकेशन और एक को बिल्कुल ही नेचुरल एजुकेशन में पढ़ाया। नाउ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स, एजुकेशन जो होगी शुड बी अवेलेबल टू ऑल, एजुकेशन शुड बी असेसिबल टू ऑल, कंपल्सरी टू ऑल एंड ऑल दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स होंगे वो ऑल ऑफ द अबव आएगा। नाउ द वेदास, वेदास टीचेस अस क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग एंड क्रिएशन इज विदाउट एन एंड। Yes, so Vedas teaches us, the correct answer is creation is without beginning and without an end. So the term Vedas होती है knowledge, knowledge से मिलकर बना है, and thought to contain the fundamental knowledge relating to the underlying cause of function। यहाँ पे एक cause रहता है और यहाँ पे personal response to the existence को respond किया जाता है, तो ना ही इसका कोई अंत है ना ही इसकी कोई शुरुआत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो डिसइंटरेस्टेड परस्यूट ऑफ नॉलेज
pursuit of knowledge and no intellectual education for its own sake was the slogan। ये किस चीज का स्लोगन है, किसने स्लोगन दिया था कि ज्ञान की कोई अनासक्त अनुसरण नहीं हो और ना ही वो स्वयं से अपने आप ही जो है वो बौद्धिक शिक्षा नहीं है, वो अपना। यस, सो ये जो दिया गया था वो प्रेगमेटिस्ट ने दिया था कि प्रेगमेटिज्म इज, प्रेगमेटिज्म जो है इस एजुकेशनल फिलोसफी जो ये कहता है कि एजुकेशन शुड बी अबाउट लाइफ एंड ग्रोथ, लाइफ एंड ग्रोथ के बारे में। और जो दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही वो थी प्रैक्टिकल लर्निंग, जो कि ये फोकस करता है कि रियल वर्ल्ड में जो लेसन है उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को देखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंसेस देखने हैं, ना कि कोई सिंपल आइडियाज को लर्न करना है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कोई भी डिसइंटरेस्टेड जो परस्यूट ऑफ नॉलेज है वो यहाँ नहीं होती है, जो आपको नहीं पसंद। यहाँ पे सब एक्सपीरियंस करके देखा जाता है और ना ही इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक। नेक्स्ट है विच फिलोसफी एडवोकेट द रोल ऑफ टीचर एज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट मतलब कि कौन है, जो कि एक टीचर जो है यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट रोल प्ले करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है यस, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में जैसे हमने बात की तीन तरह के डिसिप्लिन होते हैं, एक होता है रिप्रेशनिस्टिक। ठीक है, रिप्रेशनिस्टिक जो डिसिप्लिन होता है वहां पर डरा धमका के जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। फिर होता है इम्प्रेशनिस्टिक, जहां पे टीचर अपना इम्प्रेशन जमाती, जहाँ पे टीचर अपना इम्प्रेशन जमाती है। और एक इमेंसिपेटरी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे जब टीचर का डिसिप्लिन जो स्ट्रिक्ट रहता है वो रहता है आइडियलिज्म में। नेक्स्ट मेटाफिजिक्स, यहाँ पे जो है मेटाफिजिक्स नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। कि संसार जो है वो नेचर जो लॉज ऑफ नेचर से चलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैच करके ये देखिए यहाँ पे मेटाफिजिक्स क्या रहता है। मेटाफिजिक्स होती है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टेंस किस चीज का है, कि व्हाट इज आउट देयर, बाहर है तो है क्या, है ना। इसका बी आपको करेक्ट है, यानी कि मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी शो करता है बिल्कुल। नॉलेज जो है एपिस्टेमोलॉजी का कीवर्ड है। फर्स्ट इज गवर्न्ड बाय, तो हम यूनिवर्स की बात करते हैं कि यूनिवर्स को कौन गवर्न करता है, तो वो नेचुरलिज्म करता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट यानी कि शिक्षा जो अच्छा आचरण की बात करते हैं हम, वो हम एथिक्स में बात करते हैं। सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिस्टेंस की बात, नॉलेज की बात, एक्शन की बात एथिक्स में होती है कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू। फोर्स की बात होती है पॉलिटिक्स में, एंड एस्थेटिक्स में आर्ट्स की बात। क्लियर है? आई होप ये 8 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर यूट्यूब चैनल पे मैसेज करके बता सकते हैं। आ जाइए। द चाइल्ड नीड्स टू, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो जेएफ माइलस्टोन ऐप है मेरी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। राइट, आपको चीपेस्ट रेट पे उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार जाके देखिए, समझ में आता है और पीडीएफ आपको अच्छा लगता है क्लासेस अटेंड कर लीजिए। अगर समझ में आता है और आपको सही लगता है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। द चाइल्ड नीड्स टू लर्न ऑटोनॉमस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, कि बच्चे को एक स्वायत्त शाही, और ये आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे सारे पीडीएफ्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, अच्छा, बच्चे को एक स्वायत्त शाही और एक प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए। तो बहुत ईजी है। प्राकृतिक में कौन बात करता है, नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, मकतबास जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है, सेंटर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन का, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, पूजा करने की जगह है। तो मकतबात के बारे में इस्लामिक एजुकेशन में हमने पढ़ा था। 2 minutes।
Yes. So maktabas are the एलिमेंट्री रिलीजियस स्कूल्स हैं और मदरसा सेकेंडरी रिलीजियस स्कूल्स हैं इस्लाम में, ठीक है। यस, सो इन एजुकेशनल ऑफ द चिल्ड्रन, एजुकेशन यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इस तरह का मोंटेसरी फुलफिल सिमिलर रोल प्ले करता है तिब्बत में आफ्टर द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म। ऐसे जो है बिल्ड किए गए थे। तो आपको ये समझना होगा जो मकतबास हैं वो प्राइमरी है और जो मदरसास हैं वो सेकेंडरी रिलीजियस स्कूल्स को बोला जाता है इन इस्लाम, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ, बहुत ईजी या बहुत रिपीटेटिव ये क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने 1921 में ये है एंड इट वाज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने लिखी थी एंड पब्लिश्ड इन हिज जर्नल नवजीवन फ्रॉम 1925 to 29 में ये लिखी थी एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ थी ये इंस्टॉलमेंट्स में आई थी और इसका जो ट्रांसलेशन था वो भी, राइट, जो इसका इंस्टॉलमेंट्स में आया था इन हिज अदर जर्नल। एक अदर जर्नल था जो कि जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें भी आया था। तो ये भी पता होना चाहिए कि यंग इंडिया भी गांधी जी का ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है यहाँ से एसोसिएट किससे नहीं है। सो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी, विश्व भारती, नोबेल प्राइज एंड नेशनल एंथम। उसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय जो है ये जो सोसाइटी है ना ये इनके द्वारा मैडम HP बलस एंड कर्नल जो है ओलाफॉर्ट न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। तो इसका जो है रविंद्रनाथ टैगोर से कोई कंसर्न नहीं है। और 1982 में हेडक्वार्टर्स ऑफ सोसाइटी जो थी फॉर एस्टैब्लिश, ये जो बात की गई है ये इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात की है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Which of the following values is considered to be essential in democratic pattern and of education? जब हमारी एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक पैटर्न पे होती है तो उसमें कौन सी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है? कौन सी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है? तो वो वैल्यूज है क्वालिटी ऑफ लिविंग की या ह्यूमन डिग्निटी की या इमोशनल इंटीग्रेशन की, कौन सी वैल्यूज हैं? तो वो वैल्यूज है ऑल दी अबव, ठीक है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक की जो मेन खासियत होती है वो लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग होनी चाहिए, इमोशनली लोग अटैच्ड होने चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो उसमें मटीरियल सुना है, नॉन मटीरियल सुना है ना। इंटेलेक्चुअल करिकुलम नहीं सुना है, तो ये इंटेलेक्चुअल करिकुलम जो होगा वो नहीं होगा, राइट। तो इंटेलेक्चुअल करिकुलम जो होगा, कल्चर जो है वो फॉर्म ऑफ नहीं है। सो टाइप्स में आता है मटेरियल कल्चर हो सकता है या इन या नॉन मटेरियल कल्चर हो सकता है। जैसे मटेरियल कल्चर के बारे में जो टेंजिबल होता है जैसे टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, आर्ट, जबकि जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है जैसे किसी बिलीफ, मैथोलॉजी, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। सो उनको नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल कल्चर भी समवेयर आप कह सकते हो, जैसे कि इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आता है उसके थ्रू आ सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कल्चर नहीं हो, राइट। द मेन एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब मेन आपको बतानी है इनफॉर्मल एजुकेशन जहां पर जो है इसी तरह का फाउंडेशन एजुकेशन नहीं होता है। नॉर्मल आपको बच्चे को जो है सिखाई जाती हैं चीजें, मतलब बच्चा सीखता है। तो सबसे बड़ी बात है होम, घर में बिल्कुल बच्चा इनफॉर्म तरीके से रहता है और धीरे धीरे करके अपने बेसिक कामों को सीखता है, ठीक है। ऐसी कोई पर्टिकुलर उनका टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम टेबल, पर्टिकुलर बुक्स ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनफॉर्मल एजुकेशन, क्लियर। विच इज नॉट a criterion used consistently for placing people in a particular social class। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसमें लोगों को एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में डाला जाता है। जैसे अगर आप कहेंगे कि तू जो है मुस्लिम है या तू जो है सिख है, तो इस तरीके से रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप क्राइटेरिया में बांट देते हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा
क्राइटेरिया है जिसको हम लोगों को नहीं बांटते। तो रेस में भी हम लोगों को बांट देते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी हम लोगों में भेदभाव करते हैं, नॉलेज के बेस पे, वेल्थ के बेसिस पे भी करते हैं, अपर क्लास लोअर क्लास। लेकिन ऐसा कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा सी। ठीक है। तो सोशल जो क्लास रहती है उसका क्या मतलब होता है? सोशल क्लास क्या होता है? जहाँ पावर, इकोनॉमिक वेल्थ जो है एंड कल्चरल वेल्थ होता है। जबकि जो मार्क्सिस्ट थे टॉक अबाउट सोशल क्लास ऑफ बर्गोसेस, रूलिंग क्लास, पोर्ट्रेट वर्किंग क्लास। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तो हमें और जो सोशोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने क्लासेस में बांटा है, लेकिन नॉलेज के बेसिस पे हमने सोसाइटी को भी नहीं बांटना शुरू किया है, कह लो, या नहीं बांट पाते। रिलीजन इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये हमें रिलीजन पढ़ाता है। इट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इम्पार्ट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन देता है, या इट परफॉर्म द फंक्शंस विच सेटिस्फाई द इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द पीपल। जो ये पीपल है उसकी इंपॉर्टेंट और जो है स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। यस, कि एक रिलीजन को हम एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या करता है? जैसे मान लीजिए स्कूल हम कहते हैं एक इंस्टीट्यूशन है, क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारे नॉलेज नीड को पूरा करता है। वी वॉन्ट नॉलेज, हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, हमें मिच्योर होना है, हमें सोसाइटी के साथ चलना है, तो हमें एजुकेशन चाहिए। सिमिलरली रिलीजन क्या करता है? वो परफॉर्म करता है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, नीड्स पूरी होती हैं, सोसाइटी के साथ रहने की, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की, है ना। रिलीजन एक तरह का है बिकॉज इट इंक्लूड्स द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस दैट सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो नीड्स है वो हम रिलीजन के थ्रू, उनके विश्वास पे रह सकते हैं। ठीक है। रिलीजन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल universal because it is found in all societies in one form or other, in one form of other, right? Next. Conservative society, closed group of society, cultural diffusion and social stratification. Exogenous source of change है कि बहुत ज्यादा जो है exogenous source of change, जिसमें क्या होता है? दिस रेफर्स करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से होते हैं? एक्सोजीनियस, मतलब कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं चेंजेस के लिए। फिर आते हैं ट्रेड्स दैट आर सोशियो इकोनॉमिक इन नेचर, वो भी ट्रेड्स। फिर है कास्ट एंड सोसाइटी, जहां पर चेंज बहुत ही स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यस, सोशल सी। कंजर्वेटिव यानी कि वो टाइम जहाँ पे कंजर्वेटिव होती है, लोग जो है चेंजेस को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लोज्ड सोसाइटी, दैट मीन्स कास्ट, कास्ट होती है ना, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही क्लोज सोसाइटी हो जाती है। कल्चरल का डिफ्यूजन हो जाना, मतलब स्प्रेड ऑफ एलिमेंट कल्चर फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर एंड डज नॉट ऑलरेडी हैव एलिमेंट्स इन कल्चर। सो थिंक अबाउट व्हाट डिफाइंस योर कल्चर। कल्चर का डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है। यानी कि कुछ एक्सटर्नल जो फैक्टर है ये जो चेंज लाता है, क्या? कल्चरल डिफ्यूजन। एंड सोशल स्टार्टिफिकेशन होता है जहां पर ये वो ट्रेड है जहां सोशो इकोनॉमिक इन नेचर। ठीक है। ये आ गया सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट हु हेल्ड द व्यू। आपको वो सोशियोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ये बोला है कि एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। ये वाला भी काफी स्टार क्वेश्चन लिख लेना, ये भी काफी बारी पूछा जाता है। रादर द सोशल चेंज इज द रिजल्ट। एजुकेशन कोई सोशल चेंज नहीं लाता है, रादर जो सोशल चेंज रिजल्ट्स इनटू अ एजुकेशनल चेंज। ये बात बोली गई थी नन अदर देन एमाइल दुखेम, जिन्होंने कहा ये जो थ्योरी, मतलब ये जो एमाइल दुखेम थे वो सोशियोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म पे थे, जहाँ पे वो डिवीजन ऑफ लेबर, सॉलिडारिटी और एनॉमी की बात करते थे। अब एनॉमी क्या होता है? एनॉमी ये होता है कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी इज अ कंडीशन ऑफ इंस्टेबिलिटी और डिसइंटीग्रेशन है।
इंसान और एक सोसाइटी जो है वो स्टेबल नहीं रह सकते हैं. इट स्टेम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियसली शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट रेगुलेटेड द सोशल एक्शंस. तो जैसे people living in high rise residencies feel disconnected from one another and struggle with loneliness. जो आप हाई सोसाइटी में लोगों को देखते हैं, ठीक है ना, वो अपने ही अंदर ही रहना पसंद करते हैं, वो लोनलीनेस के शिकार रहते हैं कि उनको अकेलापन महसूस होता है. People engage in organized theft because they don't have other ways of accumulating the wealth. मतलब नॉर्मलेस सिचुएशन, यहाँ कोई नॉर्म नहीं है सोसाइटी का कि पीपल किसी नॉर्म को लेके नहीं चलता है. अगर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल गो अगेंस्ट द सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर पैटर्न, सो दे कैन बी एनॉर्मल सिचुएशन होती है कि जब सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स पे इंसान नहीं चलता है तो उसको बोला जाता है एनॉर्मी सॉलिडारिटी. तो ये जो वर्ड्स थे वो दुखेम ने दे दी. He theorized that individual behavior is not only influenced by internal factors but also external factors. उन्होंने कहा, he argued that there are various means by which individual and society could be connected. बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो सोसाइटी आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं. And through state, occupational groups and law. So together these consist कर सकते हैं एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं. So education और social change की बात जो जिसने बोली थी वो थे एमाइल दुर्खेम. क्लियर. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन. कि मॉडर्नाइजेशन का फैक्टर नहीं है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब भी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आएगा तो मॉडर्नाइजेशन को रिलेट करता है. साइंटिफिक नॉलेज, फिजिकल मोबिलिटी या सोशल मोबिलिटी. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी एस. फिजिकल मोबिलिटी जो है वो मॉडर्नाइजेशन को जस्टिफाई नहीं करता है. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? एक ब्रांच है एजुकेशनल यानी ईटी की, या स्टडी ऑफ द सोसाइटी. जब हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की उसको बोला जाता है इट इज एन एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस. यस गाइस, फॉर द पीडीएफ यू हैव टू डाउनलोड द जेआरएफ माइलस्टोन एजुकेशन. यहाँ पे क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं एट द चीपेस्ट रेट. आप अवेल कर सकते हैं. एटलीस्ट विजिट माई वेबसाइट. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और आपको लगता है कि क्वालिटी है जैसे कि आप देख रहे हो, आप इसे परचेज कीजिए. आराम से बाइलिंगुअल है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेल कर सकते हैं. हिंदी है, इंग्लिश है. तो चलिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इज अ साइंस विच स्टडीज द प्रिमिटिव सोसाइटी. प्रिमिटिव मतलब जो पुरानी सोसाइटी थी, हिस्ट्री में जो हमारी कभी सोसाइटीज रही हैं उनकी बारे में स्टडी करना. करेक्ट आंसर आता है सी. क्या? एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन. हमारे एजुकेशन में जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी होती है वो हम बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. हमारे एजुकेशन में, राइट. द सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं एजुकेशन. समझ गए कि कौन से सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो गया. क्लियर. कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इज नॉट एसोसिएटेड विद कि हमें इक्वालिटी रखनी है, सभी बच्चों को बराबर एजुकेशन देनी. ये कॉन्सेप्ट कौन फॉलो नहीं करता है? नवोदया स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स या आश्रम स्कूल्स. तो ये इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक स्कूल्स. ऑटोवे, ऑटोवे का व्यू आपको जो है एजुकेशन इन सोशल चेंज, जैसे हमने पीछे दरखेम सुना था, एम.आई. दरखेम. ऑटोवे इज ऑल्सो अ सोशियोलॉजिस्ट. उनका कहना क्या है कि एजुकेशन चेंज कर देता है सोसाइटी को. एजुकेशन चेंज फॉलोज द सोशल चेंज. एजुकेशनल जो चेंज आता है या सोशल चेंज होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं. या एजुकेशनल चेंज एंड सोशल चेंज आर इंटरडिपेंडेंट, बट जो कॉज है और जो इफेक्ट है वो हम पता नहीं लगता है. तो इंडिपेंडेंट, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कोई कारण है, उसका क्या इफेक्ट है, ये हम पता नहीं लगा पाते. तो ये है डी, बिल्कुल कि दे आर इंडिपेंडेंट. He observed that ideas of change originate in the minds of human beings. उन्होंने कहा कि जो चेंज का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो ह्यूमन माइंड से शुरू होता है.
ठीक है ना। एंड माइंड ऑफ सिंगल, एजुकेशन एंड सोशल चेंज एक इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। इफ एनी ऑफ वन ऑफ देम गेट्स इम्पैक्टेड, अगर इनमें से कोई भी इम्पैक्ट होता है तो अदर भी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हो जाता है। तो एजुकेशन कॉज सोशल रिफॉर्म्स, सोशल चेंज और अदर हैंड सोशल चेंजेस कॉज एजुकेशन। मतलब अगर एजुकेशन सोशल रिफॉर्म लाता है, सोशल चेंज लाता है, या उनकी वाइस वर्सा सोशल चेंज भी एजुकेशन में चेंज लाता है। फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चाइल्ड। पीछे ये इनडायरेक्टली पूछा गया था, ये मतलब एक ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा बी, इन्फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स टू डू इमोशंस से रिलेटेड कौन सा है? कॉग्निटिव आपका इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड रहता है, अफेक्टिव डोमेन एंड मोटिवेशनल, या ऑल? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ बी लगाइएगा। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन रहता है इसका आंसर। इट ऑल्सो नोन एज डोमेन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, जिसमें यहाँ पे इमोशंस से रिलेटेड जो है आपकी बात होती है। और इसके जो फॉलोइंग है वो है आर, हम इसको ऐसे पढ़ते थे, आर स्क्वायर ओ सी। क्या है आर, और इसको ये किसका कॉम्बिनेशन है, आप इसको समझते, इसको ऐसे कर लो, अफेक्टिव डोमेन आर स्क्वायर वी ओ सी, यानी कि सबसे पहले आता है रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग, आपने रिसीव किया, उसको रिस्पॉन्ड किया, उसको वैल्यू, उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू। या फुल यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है, राइट? अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको है इस ऐप पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने प्ले स्टोर से। नेक्स्ट, which of the following assumptions regarding the cognitive development did पियाजे सजेस्ट? पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड किस तरह के एजम्पशन की बात की है, किस तरह की डेवलपमेंट की बात की? कि जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव, वो एम्पिरिसिस्ट होता है, एक्सपीरियंस से लिया जाता है, या इनेट मतलब अंदर से ही होता है, या एनवायरनमेंट से लिया जाता है? पियाजे ने किस चीज के ऊपर फोकस किया है? तो पियाजे ने कहा है एक्सपीरियंस। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंसेस के थ्रू है। बहुत अच्छा स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। कि पियाजे कहते थे कि बच्चा जो है अपने चीजों को करके देखता है, चीजों को टच करके देखता है, चीजों को रैशनलिस्ट साइड जो है उससे देता है। The following is not a stage of कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट है उसकी स्टेज नहीं है, तो ये है करेक्ट स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग। तो यहाँ अगर आप देखोगे, ये जो दो स्टेजेस दी गई है, ये प्री कन्वेंशनल की दी हुई है। ये जो है ये कन्वेंशनल की दो स्टेजेस हैं। ये है ये पोस्ट पोस्ट कन्वेंशनल है। तो प्री कन्वेंशनल में उन्होंने कहा ओबीडियंस और पनिशमेंट। बच्चे को पता होता है कि अगर उसने बात मानी तो उसको ओबीडियंट हो जाएगा, वो उसको, देखिए ये इन्फेंसी की स्टेज में उसे पता चल जाता है। प्री स्कूल में जो होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग और अवॉइडिंग द पनिशमेंट। इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है टू द रिवॉर्ड्स पे, कि उसको रिवॉर्ड मिले रादर देन पनिशमेंट। सो एफर्ट्स वो लगाता है कि एफर्ट्स लगाता है कि उसको अच्छा करने में, ठीक है। फिर आता है कन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड। ये स्कूल एज होती है दोनों। यहाँ पे गुड गर्ल और जो है गुड बॉय की ये वो है लेवल है, जहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था कि जो कोहलबर्ग है उसकी कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ गुड बॉय और गुड गर्ल का लेवल आता है। यू शुड नो दिस इज द कन्वेंशनल स्टेज है। तो अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये चूज कर लेना, अगर कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल दिया होगा तो ये चूज कर। फिर जो है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, यानी कि जो ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द फिक्स्ड रूल्स, कि आपको जो रूल्स है, रेड लाइट इज अ रेड लाइट, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जो सोशल ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट आना, यानी कि जो टीम्स है कि म्यूचुअल बेनिफिट, रेसिप्रोसिटी, मतलब वो है कि जो उनको सही लगता है ये वो करते हैं, नॉट ऑलवेज द सेम। मॉरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज द सेम। जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पर वो स्टेज होती है तो बच्चा मानता है चीजों को।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ होती है जो उसको सही लगता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कि जिसको सही लगता है वो वही फॉलो करता है। फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है कि मोरालिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स दैट ट्रांजेक्ट्स द म्यूचुअल बेनिफिट्स पे होता है। तो ये एडल्टहुड की सिचुएशन, बेसिकली इसका जो राइट आंसर था जिसमें नहीं है वो है ए, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव री इन्फोर्समेंट स्केड्यूल। इसमें से सबसे इफेक्टिव वाला ऑपरेंट कंडीशनिंग का कौन सा स्केड्यूल है मोस्ट इफेक्टिव, तो वो इसका आंसर है सी, यानी कि ये वेरिएबल। कुछ कुछ जो है रेशोज में देना, जैसे आपने पहले थ्री चॉकलेट्स ऐसे लिख लेते, 3 चॉकलेट्स दिया, 1 चॉकलेट। तो जो नेक्स्ट पे बच्चा क्यूरियोसिटी से रहता है कि उसको नेक्स्ट क्या मिलेगा, और वो और अच्छे से काम करता है। अब अजय पे ये 4 शेड्यूल होते हैं, मतलब 4 स्केड्यूल होते हैं, जैसे A1 फिक्स्ड इंटरवल, ये 2 फिक्स्ड वाले, एंड देन वेरिएबल एंड वेरिएबल, हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फिक्स्ड मतलब यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट में दिया जाता है, जैसे स्टार्टिंग फॉर अ वीकली क्विज, वीकली वीकली क्विज होते हैं, मतलब वीकली का मतलब है हर मंडे होते हैं, ये हर मंडे होते हैं, तो ये फिक्स्ड है। और इंटरवल में मतलब हर 7 डेज में होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और इंटरवल में होते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम ईच। ठीक है, जैसे सैलरी आती है वो भी आपको हर महीने आती है, अगर आपका 9,000 सैलरी है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी तो होता है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो में आती है, क्या होता है, गेटिंग 1 फ्री मील आफ्टर द परचेज ऑफ 10, अगर उसने 10 परचेज किया उसके बाद 1 उसको फ्री मिलेगा, ठीक है ना, उसको 1 फ्री मिलेगा, ये हो गया फिक्स रेशियो का। वेरिएबल में होता है चेकिंग ईमेल, कि कभी किसी का आया कभी किसी का नहीं आया, ना ही इस पे इंटरवल फिक्स्ड होता है। वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम पासिस बिटवीन ईच इसमें, ठीक है, इसमें होता है। और फिर आता है वेरिएबल रेशियोज में, कि प्लेइंग अ लॉटरी, लॉटरी गेम खेलना, क्योंकि याद रखिएगा जो लॉटरी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्स में आया था, कि जो लॉटरी वाला जो गेम होता है, जो प्लेइंग द लॉटरी किस चीज में आता है, तो वो आता है वेरिएबल रेशियो में, जो सबसे इफेक्टिव होता है लॉटरी में। द नंबर ऑफ सॉसर गेम खेलते हैं उसमें कितना स्कोर आएगा ये भी किसी को नहीं पता, तो वेरिंग अमाउंट ऑफ नंबर होता है, यहाँ पे री भी अलग होता है, ठीक है। तो जो सबसे इफेक्टिव स्केड्यूल माना जाता है वो माना जाता है वेरिएबल रेशियो। आज 29 पे, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दी गिलफर्ड्स, गिलफर्ड्स की में टाइम टू टाइम जो है इंक्लूडेड होता ही रहा, तो पहले 120 180 तक भी इसके फैक्टर्स थे वो पहुंचे हैं, तो जब ये 2004 का पेपर है तो उससे उस टाइम पे जो है 150 अकॉर्डिंग टू द गिलफोर्ड जो है 95 में था, ट्रेस किए थे 150 फैक्टर्स। इंटेलिजेंस वाज बिलीव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, इंटेलिजेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली मतलब हर एक पर्सन को यूनिफॉर्मली मिले, समानता से मिले, नॉर्मली सामान्य रूप से मिले, जितनी मिलनी चाहिए भैया बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से मिलनी चाहिए, या सेलेक्टिवली की तो आ जाए तेरे को जो है इतनी नॉलेज दूंगा इतना कम दूंगा, सेलेक्टिव। तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर नॉर्मली हो, जिसके पास जितनी उसकी क्षमता हो उतनी नॉर्मली इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंस होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। चिल्ड्रन आर एक्टिव एंड मोटिवेटेड लर्न, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट, सही बात है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन विद वंस फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, ये गलत है, कि एक इंटरेक्शन के लिए फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो ऐसा नहीं है, एंड ये डी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है प्रोसीड ओनली आफ्टर सर्टेन genetically controlled changes occur, genetically controlled changes occur, तो इसका जो नॉट करेक्ट वाला है वो है सी, ये सही बात नहीं है, हमें सोशल एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। 32 एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है ड्रॉज इट्स कंटेंट फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड ऑन, हमने जो एजुकेशन की साइकोलॉजी निकाली वो क्या स्टडी करके निकाली, एनिमल्स के ऊपर हमने स्टडी किया, चिल्ड्रन के ऊपर स्टडी किया, ह्यूमन बीइंग का स्टडी किया, या एनिमल्स का। अब इसमें भी 2 ऑप्शंस है, एनिमल्स का हमने नॉर्मल कंडीशन में स्टडी किया और यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन किया, बच्चों का और ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल में और कंट्रोल में। क्या लगता है हमने साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमने बच्चों को नॉर्मल कंडीशंस में स्टडी किया,
आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्पेसिफाई करना यानी कि विशिष्टीकरण करना, समंगीकरण यानी कि कैटेगराइज करना, जर्नलाइजेशन करना एंड एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये भी बहुत अच्छा है। सी ही इसका करेक्ट आंसर है कि हमने चीजों को जर्नलाइज करना शुरू किया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अप्लाई करके देखना शुरू किया, तो वो जर्नलाइजेशन। इन द कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, कंडीशनिंग थ्योरी है सब्जेक्ट शुड बी इन रेडीनेस, सब्जेक्ट रेडी होना चाहिए अननेचुरल स्टिमुलस को लेने के लिए, अननेचुरल स्टिमुलस को लेने के लिए। अननेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस का मतलब क्या होगा? अप्राकृतिकरण को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, मतलब जिसके लिए वो रेडी नहीं है, जो नेचुरली नहीं आ रहा है। अननेचुरल जो स्टिमुलस होते हैं फॉलो करते हैं नेचुरल स्टिमुलस के बाद, मतलब अगर अननेचुरल कोई स्टिमुलस है तो उसके बाद नेचुरल स्टिमुलस आता है। रिस्पॉन्स टू द नेचुरल रिक्वायर टू बी reinforced, ओके। जैसे नेचुरल स्टिमुलस हो गया स्मेल ऑफ फूड, समझ लीजिए स्मेल ऑफ फूड, ये हो गया नेचुरल स्टिमुलस। क्या हो गया? नेचुरल स्टिमुलस। तो नेचुरल स्टिमुलस जब आपको स्मेल आ रही है तो उसको री इन्फोर्स मतलब उसको खाना दे देना चाहिए, ये बात कहता है कंडीशनिंग। जो नेचुरल स्टिमुलस है वो अननेचुरल के साथ फॉलो होना चाहिए, तो इसका बी रिस्पॉन्स सही है कि अननेचुरल जो है फॉलोज द नेचुरल स्टिमुलस। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी ब्रूनर। ब्रूनर हाइपोथाइज्ड करते हैं द यूजुअल कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का वो मूव करता है थ्री स्टेजेस पे, जिसमें थ्री स्टेजेस आती है इनैक्ट करना, आइकॉनिक स्टेज और सिंबल्स के थ्रू समझना। Unlike Piaget, so Brunner did not contend that these stages were necessarily age dependent. ये जो stages थी उन्होंने कोई एज डिपेंडेंट नहीं दिया है, समझ रहे हैं आप? यानी कि किसी भी एज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि 2 साल का बच्चा सिर्फ यही कर सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चा किसी भी स्टेज पे कुछ भी सीख सकता है, ये ब्रूनर ने बोला। ब्रूनर बिलीव करते थे कि डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट स्टेजेस बट कॉन्टिन्यूस रहती है, एंड इट इज ऑल्सो बिलीव कि जो लैंग्वेज है इज अ कॉज एंड नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लर्निंग। सो ही बिलीव दैट मोर नॉलेजेबल पीपल प्ले a major role in the cognitive development of learner, and that you could speed up the learning process. So ये बात ब्रूनर ने बोली थी कि anything we can teach at any stage, right? If a group of children learn arithmetic skills, अगर बच्चा जो है वो arithmetic skills को learn करता है और बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, अगर दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे सेलिब्रेट होता है, ये एक उसका प्रोजेक्ट था, उसमें वो अर्थमेटिक स्किल्स को करता है, तो ये किस तरह की लर्निंग है? ये एक इंसिडेंटल लर्निंग है। दिवाली फेस्टिवल से वो अचानक ही कुछ ऐसी चीजें सीख लेता है जिसमें अर्थमेटिक स्किल्स हो, तो वो एक इंसिडेंटल ही लर्निंग होगी। बिकॉज ठीक है, नाउ द टेस्टिंग डायरेक्शनल hypothesis, the probability of rejecting the null hypothesis, जो null hypothesis हमने बनाए हैं उनकी क्या probability है रिजेक्ट होने की, probability of incorrect rejection, incorrect इनकरेक्ट जो है उनके रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है एंड अदर जो है वो डाइकोटमाइज्ड है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, इसका आंसर है सी, यानी कि टेस्टिंग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज द वन टिप। हम इसमें जो हाइपोथेसिस का डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्शनल दिया ना, यानी कि वन डायरेक्शनल दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं कि कौन से लेवल पे जो है उसको हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन की हो गया, और ये टाइप 1 एरर हो जाती है, टाइप 1 एरर है, एंड वन वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है, अदर है
हो गया बाई सीरियल, यानी कि बाई यानी कि दोनों है, कॉन्टिन्यूस भी है एक वेरिएबल और एक डाइकोटमाइज्ड भी। डाइकोटमाइज्ड होता है दो, जैसे मेल फीमेल दो तरीके के जो है डाइकोटमिस्ट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जेआरएफ माइलस्टोन ऐप को। यहाँ पर आपको चीपेस्ट रेट पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, 2004 से 2023 तक का पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको दो वैलिडिटी के साथ मिलेगा, एक 6 मंथ की वैलिडिटी है, एक 1 ईयर की वैलिडिटी है, जो भी आप चूज करना चाहो ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ स्कोर, अगर हम ये देखते हैं कि कितना डिस्पर्जन हो रहा है स्कोर्स का, वो अगर आपको चेक करना है तो उसका करेक्ट आंसर रहता है यस दी स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ स्कोर्स कितना है। अगर हम बात करें परसेंटाइल रैंक क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या होती है, ये होती है एक तरह की परसेंटेज ऑफ स्कोर्स कि जितना, जैसे मान लीजिए परसेंटाइल रैंक है, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए परसेंटाइल रैंक आई है 98 आई है, मतलब कि बाकी सारे आपके नीचे है, 98 है, ये परसेंटेज ऐसे रहती है। फिर है यहाँ पे क्वार्टाइल इज द डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में डिवाइड होते हैं। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ, स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या अनडिफाइंड इस चीज में डिफाइंड होती है। आ जाओ, मेन पर्पस ऑफ पायलट स्टडी, पायलट स्टडी होती है जब हम मेन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम मान लीजिए मेरा 100 का सैंपल है, ठीक है, मैं मुझे इस पे सैंपल करना है, तो मैं उससे पहले कुछ 10 सैंपल लेके उस पर ट्राई करती हूँ, तो पायलट स्टडी होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा टू कलेक्ट सम प्रीलिमिनरी डेटा को कलेक्ट करने के हम पायलट स्टडी करते हैं। कि मान लीजिए 10 पे स्टडी किया, मुझे लगता है अरे मैं अभी 100 के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे यही चीज अरेंज करनी है, स्टिल आई नीड सम थिंग्स फॉर गोइंग आउट फॉर रियल एक्सपेरिमेंट, वो हम पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं ताकि प्रीलिमिनरी जो है हम चीज़ों को अरेंज कर सकें। फिर आता है मीन एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर्स का आर एम एंड एस, मतलब मीन को इन्होंने एम बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस बोला है। अगर हम कुछ के ऐड कर देते हैं रॉ स्कोर्स में, एवरी रॉ स्कोर में, मतलब मान लीजिए ए, ये मेरे कुछ रॉ स्कोर्स थे, ठीक है, इनमें इन्होंने कहा एवरी रॉ स्कोर में हमने कुछ के ऐड कर दिया है, तो अब बताना है जो नया मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें क्या बदलाव आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीन बदल जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहता है, मीन बदल जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोबेबिलिटी कर्व जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर होता है वो एवरेज वेरिएशन फ्रॉम द मीन, मीन से कितना डिफर करता है। ठीक है, सो चेंजिंग द मीन हैज नो इफेक्ट, अगर मीन चेंज हुआ है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन गिव्स आइडिया वेयर द सेंटर वैल्यू ऑफ डेटा सेट इज लोकेटेड, हमें एक सेंटर वैल्यू मिल जाती है कि जो वो सेंटर वैल्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स द आइडिया हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज, तो कितनी स्पर्जन है, कितनी दूर तक वो वैल्यूज फैली हुई है। सो इसीलिए कहते हैं कि मीन बदल जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदलता। वैसे एवरेज, ये ना एवरेज वेरिएशन, तो अब अगर आप कहोगे मीन क्या होता है, ये मीन जो होता है वो एवरेज होता है, कितना एवरेज है, राइट, मीन क्या होता है कितना एवरेज है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कितना मीन से वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब मीन से कितना दूर दूर हमारा जो डेटा है वो स्प्रेड आउट है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ईच रॉ स्कोर ऑफ द डेटा सेट विद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डबल हो गया है, सेम चीज यहाँ डबल कर दिया, वहाँ ऐड कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा डी, एडिशन का नहीं, लेकिन अगर आप डबल कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे डबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग,
Which of the following conclusions cannot be each raw score of a set of score with mean and standard deviation was doubled. इसमें एक बात है यहाँ पे की पॉइंट की स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बता रही हूँ कि इफ ईच टर्म ऑफ डाटा इज इधर इंक्रीज्ड, अगर हम कोई भी इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं बाय द सेम कांस्टेंट नंबर के साथ में, तो सारे ही रॉ स्कोर्स को हम 5 के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है। क्या रहता है, अनचेंज। इन द सिमिलर, अगर हम ईच टर्म ऑफ डेटा को या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बाय सेम कांस्टेंट नंबर, देन standard deviation is also multiplied or divided by the same constant number। मतलब उसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से वो अनचेंज रहता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं रॉ स्कोर में या डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी सेम नंबर के साथ में डिवीजन या मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई यानी कि डबल कर दिया है। Now, which of the following conclusions cannot be drawn from the significant correlation between the variable x and y? तो x and y के अंदर अगर correlation है तो वो क्या शो करेगा, वो ये शो करेगा कि वेरिएशंस अगर x के अंदर आता है तो वो वेरिएशन y के अंदर भी आएगा। जब सिमिलर होगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज की तरफ जाएगा, तो ये वेरिएशन आता है, x causes the variation in y। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है हैव डिफरेंशिएटेड इम्पैक्ट। जिस चीज का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इम्पैक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रीटमेंट वेरिएबल को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। वी कैन से कि हम जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा है, एक्सपेरिमेंट जो है वो सेटिस्फैक्टरली इंटरनल वैलिडिटी को फॉलो कर रहा है। 44. Investigator found that his research tool had a very high reliability। एक इन्वेस्टिगेटर है वो ये देखता है कि उसके रिसर्च जो टूल यूज कर रहा है उसमें हाई रिलायबिलिटी है, तो क्या कंक्लूजन निकालता है कि क्या वो वैलिड, मे नॉट बी वैलिड, हाई रिलायबल है, तो क्या वो वैलिड नहीं है या मस्ट हैव सम वैलिडिटी, कि अगर हाईली रिलायबल है तो वैलिडिटी भी कुछ होगी, अगर उसने वैलिडिटी अभी चेक नहीं की है, जस्ट वो अजम्पशन लगा रहा है। तो अजम्पशन क्या लगा रहा है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट वैलिडिटी, कि अगर रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंटली रिजल्ट आपको अच्छा दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड भी होगा। तो रिलायबिलिटी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है वैलिडिटी के रिगार्डिंग। अपने दिमाग में पेस्ट कर लेना कि रिलायबिलिटी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है कि उसकी वैलिडिटी कैसी होगी। रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल है। A population is divided into groups on the basis, हमने ग्रुप में डिवाइड किया है on the basis of सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनका सोसाइटी में इकोनॉमिक वाइज कैसा स्टेटस है, हमने उसको डिवाइड करते हैं कि अगर इतना स्टेटस है, इतने लाख कमाता है, इतने ये कमाता है, रेडी लगाता है, तो उसके बेसिस पर हमको ग्रुप में कर दिया विच रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसमें बताना है कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड हम यूज करेंगे। स्ट्रेटाफाइड जो सैम्पलिंग है, ये स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में जो आपका सैंपल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वो होता है और बहुत ही अलग तरीके का होता है, एक तरीके का नहीं होता। ऑपरेशनल डेफिनेशन वेरिएबल की क्या होती है, हम जब कई बार आपने जब भी रिसर्च करते हो तो उसमें आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन सुना होगा कि व्हाट इज द ऑपरेशनल
डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, तो इसका करेक्ट आंसर है इट प्रोवाइड्स यू द डायरेक्शंस फॉर मेजरिंग द वेरिएबल, कि हम जब वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको बताती है। मैंने इसीलिए ऑप्शंस नहीं पढ़े कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर पे ही आ गई, क्योंकि कुछ चीज़ों के हमें मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जो है अप्रोच करता है द नियर बाय स्कूल्स को, एक इन्वेस्टिगेटर रिसर्च करने जाता है तो उसने अपने जो सबसे नियर बाय स्कूल्स पढ़ते हैं वहां से अपना डेटा कलेक्ट किया, तो क्या होता है, इंसिडेंटल होता है। क्या होता है, इंसिडेंटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट कॉमन, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर। देखिए एक्सपोज फैक्टर कौन सी रिसर्च होती है, जो चीजें घटनाएं हो चुकी हैं उनका उनके पर बेस्ड होते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बट एक्सपेरिमेंटल होती है इन फ्यूचर या चीज़ों को समझने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को समझने, तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक कॉमन चीज नहीं है वो बतानी है। तो पहला है मैनिपुलेशन, कंट्रोल, स्टडी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे जो मोस्ट जो इसका आंसर आता है वो है मैनिपुलेशन, कि हम लोग जो चीज़ें हो चुके मैनिपुलेट इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टों में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, बेसिक अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ मैंने इसका जो है एक स्क्रीन यहाँ पे वो ले रखा है मैंने, पिक्चर है, आप इसको डिटेल में स्टडी करना तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अ रिसर्चर ऑब्टेन्ड अ कोफिशिएंट कोरिलेशन 0.70 का लेता है कि इतना कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, 0.70 का कोरिलेशन है। इसका क्या मतलब है कि इनके बीच में कॉमन कितना है ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो गया 70%, राइट। देयर इज ऑलमोस्ट नो कोरिलेशन। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है यस स्टैंडर्ड एरर पैरामीटर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम डीएफ से डिनोट करते हैं। तो आपको बताना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, analysis of variance, correlation coefficient, population, normal curve and sampling distribution. So correct answer है B। जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो सैम्पलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। स्टैंडर्ड एरर पैरामीटर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन को, पैरामीटर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आता है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका ही नहीं, आपको 2004 से लेके 2023 तक आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा ऑन माय ऐप जेआरएफ माइलस्टोन। अभी जाइए अपने प्ले स्टोर से और इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ में ही जैसे ही वीडियोस जो होती रहेंगी मैं इसमें अपलोड करती रहूंगी, तो आपको फुल कंटेंट मतलब आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे वेरी सून। तो अभी जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको 6 मंथ्स के लिए और 1 ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।